मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कल डायरार्की के बारे में बात की थी, द्वैध शासन की बात की थी, जो 1919 भारत शासन अधिनियम 1919 के व्यवस्थाओं में प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया था। उसके बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल बताया था। अब हम बात करते हैं, चूँकि भारतीय जो थे वो संतुष्ट नहीं थे, तो अंग्रेज़ों को धीरे धीरे अंग्रेज ये कह रहे थे कि हम क्रमिक सुधार के माध्यम से विभिन्न प्रकार की सुविधाएं देंगे। उसी क्रम में ब्रिटिश शासन के द्वारा भारतीय जनता को संतुष्ट करने के लिए 1861, 1892, 1909, 1919 और 1935 के कानून पास किए गए। लेकिन ये सुधार जो थे वो भारतीय जनता को कभी भी संतुष्ट ना कर सके, और इस 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था वो इसीलिए लाया गया कि भारतीयों को ये लगे कि ये आपका संविधान है, और भारत के वर्तमान संविधान की विषय सामग्री और भाषा जो है वो बहुत हद तक हमारे 19 भारत शासन अधिनियम 1935 के अकॉर्डिंग ही है। 1933 क्रम में हम बात करते हैं। 1933 में भारत में भावी सुधार हेतु एक श्वेत पत्र प्रकाशित किया गया, और इसके सुझावों के आधार पर ब्रिटिश संसद में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया। इसे जुलाई 1935 में पारित किया गया, और जिसको भारत शासन अधिनियम 1935 का नाम दिया गया। आज की क्लास में बच्चों हम भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। तो ये जो भारत शासन अधिनियम 1935 लगाया गया, इसके माध्यम से जो प्रांतों में द्वैध शासन था वो समाप्त कर दिया गया, और ज़्यादा लोकतांत्रिक बनाया गया संस्थाओं को, और जो द्वैध शासन था वो केंद्र प्रांतों के बजाय केंद्र सरकार में लागू किया गया। सबसे पहली बात हम करते हैं कि भारत शासन अधिनियम एक विस्तृत अभिलेख है। यह अधिनियम बहुत विस्तृत था और जटिल था। इस अभिलेख में 451 अनुच्छेद व 15 अनुसूचियाँ थी, और विभिन्न जो बहुत सारे लोग थे उन विभिन्न हितों के समायोजन तथा उनके संतुष्टिकरण के प्रयास में, एक तरफ भारतीय नेता थे, उनको भी संतुष्ट करना था, गवर्नर और गवर्नर जनरल को भी संतुष्ट करना था, ब्रिटिश हितों को भी संतुष्ट करना था। तो इस प्रकार सबको संतुष्ट करते करते ये अधिनियम बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, बहुत वृहत्ताकार हो गया। इसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार के साम्राज्य हित जुड़े थे, और भारतीय जनता की आकांक्षाएं भी जुड़ी हुई थी। भारतीय जनता अपने लिए आज़ादी चाहती थी, और ब्रिटिश सरकार भारतीयों को तोड़ना चाहती थी। तो सांप्रदायिक मताधिकार, पृथकतावाद आदि के कारण ये बहुत लंबा और विस्तृत हो गया। दूसरी बात, किसी भी प्रकार का अगर हम संविधान बनाते हैं, अधिनियम बनाते हैं, तो उसमें एक प्रस्तावना का प्रावधान किया जाता है, लेकिन अंग्रेज़ कभी भी भारतीयों को उनका अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे। वो सुविधाओं के साथ में उसके ऊपर अपना प्रभुत्व बनाकर रखना चाहते थे, इसीलिए इसमें किसी प्रकार की प्रस्तावना का प्रावधान नहीं किया गया। केवल 1919 के अधिनियम की जो प्रस्तावना थी उसी को ही इसमें जोड़ दिया गया। इसके बाद प्रांतों का पुनर्गठन किया गया। इस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से पृथक कर दिया, अदन को ब्रिटिश उपनिवेश के अधीन कर दिया, बरार पर निजाम की प्रभुसत्ता स्वीकार कर ली गई, सिंध और उड़ीसा 2 नए प्रांत बनाए गए, और इस प्रकार कुल मिलाकर के 11 ब्रिटिश प्रांतों की स्थापना की गई। इसके बाद एक अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किया गया। 1935 के अधिनियम द्वारा एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जिसके माध्यम से शासन की शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 चीफ कमिश्नर क्षेत्र, जिसमें देशी रियासतें भी अपनी मर्जी से सम्मिलित हो सकती थी, को मिलाकर के एक संघ का निर्माण किया गया। लेकिन देशी रियासतों के हठी रवैये और ब्रिटिश सरकार की लापरवाही की वजह से यह व्यवस्था कार्य रूप में परिणत नहीं हो पाई। उसके बाद शक्तियों का संघ व प्रांतों में बंटवारा किया गया। केंद्र व इकाइयों में एक तरह से इसके माध्यम से संघात्मक शासन की शुरुआत की गई थी। केंद्र और इकाइयों में शक्तियों का विभाजन कर दिया गया, और विभाजन के लिए 3 सूचियों का निर्माण किया गया। केंद्रीय सूची, जिसमें बहुत महत्व के विषय थे, सुरक्षा, मुद्रा, डाक व तार, विदेश विभाग, संघीय लोक सेवा तथा जल, थल व वायुसेना। इसमें 59 विषयों को रखा गया। प्रांतीय सूची में 54 स्थानीय महत्व के विषयों को सम्मिलित किया गया, और समवर्ती सूची में 36 ऐसे विषयों को सम्मिलित किया गया जिन पर कानून निर्माण का अधिकार केंद्र व राज्य दोनों को होता है, लेकिन दोनों में विरोध की स्थिति में केंद्र का कानून मान्य होता है। इसके बाद हम बात करते हैं, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई।
इस 1935 के अधिनियम द्वारा केंद्रीय सूची के विषयों को रक्षित तथा हस्तांतरित विषयों में बांट दिया गया। रक्षित विषयों में अति महत्वपूर्ण विषय रखे गए जिनका प्रबंध गवर्नर जनरल द्वारा किया जाता था, और हस्तांतरित विषयों में गवर्नर जनरल को सहयोग व परामर्श देने के लिए 10 मंत्रियों के मंत्रिमंडल की व्यवस्था की गई। और लेकिन गवर्नर जनरल उन मंत्रियों के परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं था। रक्षित विषयों पर मंत्रियों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे। वो पूरा का पूरा जो था वो गवर्नर जनरल ही उस पर कार्य करता था, और हस्तांतरित विषयों में भी गवर्नर जनरल हस्तक्षेप कर सकता था। 1935 के अधिनियम के माध्यम से जो प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था थी, उस द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। रक्षित और हस्तांतरित विषयों का भेद खत्म कर दिया गया। प्रांतों का शासन विधानमंडल में बहुमत प्राप्त मंत्रियों को सौंप दिया गया, और उत्तरदायित्व जो था, उससे पहले तक ये था कि सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं होता था, सामूहिक उत्तरदायित्व सौंप दिया गया। और जो मंत्री बनाए गए उनको एक ही राजनीतिक दल में से बनाया ताकि उनमें कोऑर्डिनेशन हो और मतलब वो ठीक प्रकार से कार्य कर सके। गवर्नर से अपेक्षा की जाती थी कि वह मंत्रियों की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। अतः प्रांतीय शासन में स्वतंत्र व संवैधानिक आधार प्रदान करने का प्रयास किया गया, लेकिन फिर भी गवर्नर को बहुत सारे स्वविवेकी अधिकार दिए गए थे और उन अधिकारों में हस्तक्षेप करने का मंत्रियों को कोई अधिकार नहीं था। तो गवर्नर अपनी स्वविवेकी शक्तियों के माध्यम से प्रांतों के कार्यों में हस्तक्षेप करता रहता था। 1935 के अधिनियम में विधानमंडलों का विस्तार किया गया कि विधानमंडल 2 प्रकार के बनाए गए, एक तो केंद्रीय और प्रांतीय। केंद्रीय विधानमंडलों में द्विसदनात्मक विधानमंडलों की व्यवस्था की गई, जिसमें विधानसभा निम्न सदन, राज्य परिषद उच्च सदन। विधानसभा में कुल 375 सदस्य होते थे, जिसमें 250 ब्रिटिश प्रांतों के निर्वाचित प्रतिनिधि और 125 मनोनीत देशी रियासतों के प्रतिनिधि होते थे, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते थे, और इसका कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया। राज्य परिषद को उच्च सदन कहा गया, जिसमें 260 सदस्य थे। इसमें 104 देशी रियासतें थी और 156 प्रांतों के प्रतिनिधि थे, और इसे एक स्थायी सदन के रूप में मान्यता दी गई। प्रांतीय विधानमंडलों की बात करें तो छोटे प्रांतों में सदस्य संख्या अधिकतम 50 तथा बड़े प्रांतों में 250 तय की गई, और 11 ब्रिटिश प्रांतों में से 6 में द्विसदनात्मक विधानमंडल बनाए गए और मताधिकार में भी वृद्धि की गई। इसके माध्यम से सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया। इस अधिनियम में जो मताधिकार पहले केवल मुस्लिमों को दिया गया था, उसे बढ़ाकर सिखों, भारतीय ईसाइयों, जमींदारों, पूंजीपतियों, महिलाओं और हरिजनों को भी दिया गया। इसके बाद विधानमंडल की शक्तियों पर सीमाएं लगा दी गई। संघीय व प्रांतीय विधानमंडल की शक्तियों को सीमित कर दिया गया। गवर्नर जनरल विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी कानून को अस्वीकृत कर सकता था, और जो मंत्री थे, विधानमंडल थे, उनके पास अधिनियम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने का अधिकार नहीं था। तो ओवरऑल जो सत्ता थी वो ब्रिटिश शासन के हाथ में ही रही। 1935 के अधिनियम में एक संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। इस संघीय न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई, और संघीय न्यायालय को प्रारंभिक और अपीलीय दोनों प्रकार के अधिकार प्रदान किए गए। 1 अप्रैल 1937 को संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, लेकिन यह किसी भी तरीके से सर्वोच्च न्यायालय नहीं था। संघीय न्यायालय के जो मुकदमे होते थे, उनकी अपील ब्रिटेन के प्रीवी काउंसिल में की जा सकती थी। तो ओवरऑल जो अधिकार था वो प्रीवी काउंसिल को ही प्राप्त था। फिर हम बात करते हैं गृह शासन में परिवर्तन की। तो 1935 के अधिनियम के अनुसार गवर्नर जनरल तथा प्रांतों में गवर्नरों को मंत्रियों की सलाह के अनुसार कार्य करना था, और वे भारत सचिव के नियंत्रण से भी मुक्त होते। लेकिन व्यवहार में स्थितियां इसके बिल्कुल विपरीत थी, क्योंकि भारत सचिव ही गवर्नर और गवर्नर जनरलों की नियुक्ति करते थे, और वो उसके बंधन से मुक्त भी नहीं थे। तो कुल मिलाकर के जो भारत सचिव होता था वो पूरे शासन पर अपना अधिकार रखता था। भारत परिषद का अंत कर दिया गया, और भारत परिषद का अंत कर भारत सचिव के लिए कम से कम 3 व अधिकतम 6 सदस्यों परामर्शदाताओं की व्यवस्था की गई। लेकिन ये जो सदस्य थे, इनके परामर्श को मानने के लिए भारत सचिव बाध्य नहीं होता था। संरक्षण तथा आरक्षण का प्रावधान किया गया। केंद्र में गवर्नर जनरल व प्रांतों में गवर्नर को हस्तक्षेप करने के शासन में हस्तक्षेप करने के पूरे अधिकार दिए गए।
और अल्पसंख्यकों, देशी रियासतों तथा लोक सेवकों के हितों के संरक्षण हेतु गवर्नर जनरल को विभिन्न प्रकार की स्वयं विवेकी शक्तियाँ प्रदान की गई। इन शक्तियों के माध्यम से गवर्नर जनरल केंद्र में और गवर्नर प्रांतों में हस्तक्षेप कर सकते थे और अपनी मर्जी के परिवर्तन करवा सकते थे। संघीय रेलवे बोर्ड तथा रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। रेलवे प्रशासन हेतु एक रेलवे बोर्ड की नियुक्ति की गई, जिसमें गवर्नर जनरल द्वारा 7 सदस्यों की नियुक्ति की जाती थी और मुद्रा पर नियंत्रण करने के लिए एक रिजर्व बैंक का प्रावधान भी किया गया। प्रत्येक प्रांत के लिए एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, जो उस क्षेत्र के लिए लोक सेवकों का चयन करने के लिए बाध्य होते थे। गवर्नर जनरल तथा गवर्नर द्वारा शासन का ग्रहण। यदि किसी परिस्थिति में शासन का संचालन संभव नहीं हो तो गवर्नर संकट काल की घोषणा कर सकता था और केंद्र में गवर्नर जनरल को भी यही अधिकार दिए गए थे। तो इस प्रकार अधिकतम 6 माह तक गवर्नर और गवर्नर जनरल अपनी मर्जी के शासन का संचालन कर सकते थे। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो भारत शासन अधिनियम 1935 लागू किया गया, इसमें बहुत कई सारे प्रावधानों को रखा गया, जिसमें लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए विधानमंडलों का विस्तार किया गया, मताधिकार का विस्तार किया गया और भारतीयों को राजनीतिक व्यवस्था के बारे में संचालन कैसे होता है उसका पूर्णतः प्रशिक्षण प्राप्त हुआ। लेकिन ओवरऑल जो अंग्रेजों का उद्देश्य था कि भारतीयों को स्वयं शासन नहीं देना है, उनके ऊपर शक्तियाँ बहुत सारी दी गई, अधिकार दिए गए, संस्थाओं का गठन किया गया, लेकिन उनके ऊपर जो नियंत्रण था वो ब्रिटिश सरकार का ही था और ब्रिटिश सरकार उसको छोड़ना नहीं चाहती थी। अगली क्लास में मैं आप लोगों को भारत शासन अधिनियम 1935 का मूल्यांकन पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।